क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट। पहली और पूछो, समर वैकेशन अपने अंकल के घर गए थे समर वैकेशन मनाने। उनके अंकल एक फार्मर थे। उन्होंने एक खेत में कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लाव एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे पूछो बोल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कब और कैसे ये टूल्स का यूज होता है। इसके बाद यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज रिक्वायर फूड। आप जानते हो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओवन फूड। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आप बता सकते हो कि वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। इसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। तो आप बता सकते हो कि एनिमल जो है वो उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग को खाना क्यों चाहिए होता है। आप लोग जानते हो कि आप लोग को एनर्जी चाहिए होती है। आपके जो बॉडी है, आप लोग को फूड चाहिए होता है। एनर्जी के लिए आपको फूड चाहिए होगा जो आपके बॉडी के ऑर्गेनिज को यूटिलाइज करता है, जिससे आपके बॉडी में वेरियस फंक्शन हो सके, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। ऐसे सारे जो आपके अंदर फंक्शन है वो चल सके अच्छी तरह से। वी गेट आवर फूड, हमको हमारा खाना प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर दोनों से मिल सकता है। इसका बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड, जैसा कि हम सबको फूड चाहिए होता है तो इतनी काफ़ी मात्रा में हमारी कंट्री को फूड कैसे मिलेगा। फिर यहाँ पे पहेली बोल रही है फूड हैज़ टू बी ग्रोड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हमको फूड जो है वो काफ़ी मात्रा में उगाना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, हमको इतनी सारी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, मतलब रोज़ रोज़ खेती करनी होगी। प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, उसका अच्छी तरह से मैनेज करना होगा, और इसके बाद हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये नेसेसरी है। इसके बाद है आप लोग का 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आप लोग को कुछ बताया गया है। टिल 10,000 BCE, 10,000 साल पहले लोग जो थे वो नॉमेडिक यानी कि आदि मानव थे। देयर वेर वंडरिंग इन ग्रुप, वो जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे फूड के सर्च के लिए, और वहाँ पे रहने के लिए वो ग्रुप में जाते थे। दे एट फ्रूट, इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फ्रूट वेजिटेबल खाना स्टार्ट किया और एनिमल हंटिंग खाने के लिए स्टार्ट किया। लेटर, बाद में दे कुड कल्टीवेट, इसके बाद वो लोग कल्टीवेट करने लगे लैंड में, मतलब खेती करने लगे, और राइस, व्हीट और दूसरे जो फूड क्रॉप है उसको प्रोड्यूस करने लगे, जिससे एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद है आप लोग का When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। अगर एक ही जगह पे सिर्फ कोई एक क्रॉप अगर हम लोग कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, मतलब काफ़ी मात्रा पे, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। मान लो हमने यहाँ पे एक फसल उगाई है और उस फसल में ओनली हमने सिर्फ और सिर्फ वीट उगाया है, ठीक है। तो ये काफ़ी मात्रा पे अगर हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे वीट उगाया है वो लंबे समय तक, वीट के अलावा हमको इसमें कुछ भी नहीं उगाना है, तो ये जो हमारा लार्ज स्केल हुआ इसको हम लोग कहेंगे क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स। आप जानते हो क्रॉप जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट, और इसको अलग अलग सीजन पे, बेसिस के सीजन पे इसको क्लासिफाइड भी किया गया है जिससे वो ग्रो हो सके। और इंडिया हमारी वेस्ट कंट्री है, द क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल होते रहते हैं। अकॉर्डिंग देयर इज रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो कंट्री में अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप होते हैं ग्रोन होते रहते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के आपको पैटर्न दिए गए हैं, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में आपको बताया जा रहा है द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, वह क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रोन हो उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया, और इंडिया में हमारे भारत में रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर तक होता है, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब जो है वो खरीफ क्रॉप है, यानी कि रेनी सीजन में होते हैं। इसके बाद है आप लोग का रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में आपको बताया जा रहा है द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, वह क्रॉप जो विंटर सीजन यानी ठंडी के सीजन में ग्रोन होता हो उसको कहते हैं रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप जो है जनरली हमारे भारत में अक्टूबर टू मार्च तक होता है। और अगर मैं आप लोग को रबी क्रॉप के एग्जाम्पल दूँ तो वह है वीट, ग्राम,
pea, mustard or lean seed. Besides these pulses and vegetable are grown during the summer at many places. और इसके बाद जो भी आप लोग के जो भी फूड या फिर जो भी क्रॉप बचते हैं वो आपके आते हैं समर क्रॉप पे, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं, एक ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप याद रखना, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन का होता है, रबी क्रॉप आपका होता है विंटर सीजन को। उसके बाद का जो क्रॉप बचता है वो होता है आप लोग का समर सीजन में, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है 1.2 में आप लोग को बताया जाएगा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस। पहली यहाँ पे बूझो बोल रहा है वाई पैडी कैन नॉट ग्रोन इन विंटर सीजन। अभी बूझो जो है वो पूछ रहा है कि हमको पैडी को उगाने के लिए विंटर सीजन का ही ज़रूरत क्यों नहीं पड़ता है। तो पहले उसका आंसर दे रही है क्योंकि पैडी को यानी धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो रेनी सीजन में होता है। विंटर सीजन में इतना ज़्यादा पानी नहीं मिल सकता है, इसके लिए वो विंटर सीजन में ग्रोन नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप का जो कल्टीवेशन इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, उससे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो फार्मर को करने होते हैं ओवर अ पीरियड टाइम, लंबे समय तक। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। क्या आप बता सकते हो कि आप जो अपने प्लांट्स में प्लांट्स जो ग्रो करते हो आपके हाउस में, क्या आपको भी इतने सारे प्रोसेस करने होते हैं या फिर गार्डन में जो इतने सारे प्लांट होते हैं उसमें भी ये प्रोसेस करने पड़ते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर टास्क आर रिफर्ड, ये जो एक्टिविटीज़ है वो बताया जा रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे ये जो आपको लिस्ट दिए गए हैं ये आपको बता रहे हैं कि फार्मिंग में, क्रॉप प्रोडक्शन में आप जो भी फार्मिंग खेती करते हो उसमें आप लोग को ये सारे जो आपको लिस्ट दिए गए हैं वो फार्मर को करने पड़ते हैं। तो आप बताइए कि क्या आप अपने प्लांट में जो आप अपने हाउस में जो प्लांट लगाते हो आप लोग को भी ये सारे जो करने पड़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट है आप लोग को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोविंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फूड वीड्स फ्रॉम वीड्स, सिक्स है हार्वेस्टिंग और सेवन है स्टोरेज। तो इसमें स्टेप 1 में आप लोग को बताया जाए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है आप लोग को अच्छी तरह से मिट्टी को ऊपर नीचे अच्छी तरह से बनाना होगा, ठीक है, जिससे मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसमें हवा और पानी अच्छी तरह से पास हो सके। सेकंड है आप लोग का सोविंग। सोविंग का मतलब होता है मिट्टी को अच्छे से ऊपर नीचे करने के बाद आपको इसमें बीज बोने होते हैं। इसके बाद है आप लोग को एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, स्टेप 3। स्टेप 3 में है आप लोग को उसको खाद प्रोवाइड करना होता है। मैन्योर जो है वो आप लोग का नेचुरली बनाया जाता है, फर्टिलाइजर जो है वो आपको केमिकल द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है आप लोग का इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी डालना। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब होता है उसमें जो घास होते हैं, ऐसे आपने वीट उगाया है, वीट के अलावा भी उसमें जो वेस्ट पार्टिकल आते हैं जैसे वीड्स मतलब घास होते हैं, उसको ग्रास को आपको निकालना होता है। इसके बाद है आप लोग का हार्वेस्टिंग, उसको अच्छी तरह से कटाई करनी होती है। इसके बाद आता है आपका स्टोरेज, उसको अच्छी तरह से कटाई करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह से रखना होता है। तो एक एक करके आप लोग को सब बताया जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल स्टार्ट करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपरेशन करना तो अच्छी तरह से बनाना है, इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप होता है बिफोर ग्रोविंग अ क्रॉप। कोई भी क्रॉप को उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एक बहुत ही ज़रूरी टास्क होता है इन एग्रीकल्चर, इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, कि उस सॉइल को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करो और उसको लूज कर दो, मिट्टी को लूज कर दो, मिट्टी कठोर नहीं रहना चाहिए। दिस अलोस द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल, इससे जो होता है रूट जो होता है, जड़ जो होता है वो अच्छी तरह से मिट्टी में डीप मतलब अंदर तक जाता है। द लूज सॉइल अलोस द रूट टू ब्रीथ इजीली, जब सॉइल जो है मिट्टी जो जब लूज हो जाएगा तो उसको अच्छी तरह से उसमें हवा पास हो जाएगा। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, और जो हवा जो पास होगा हवा और वाटर वो सॉइल के डीप तक जाएगा, यानी कि उसके बहुत अंदर तक जाएगा। वाई डू द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट टू ब्रीथ इजीली, हमको सॉइल को लूज क्यों करना पड़ता है, उसको अच्छी तरह से सांस क्यों लेने देना चाहिए। लूजन ऑफ द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, हम जो
सॉइल को लूज करते हैं, उससे क्या है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट, उससे ग्रोथ होते हैं उनका, अर्थवर्म और माइक्रोब्स का। ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में प्रेजेंट होने चाहिए। आप ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स, वो हमारे यानी कि फार्मर के फ्रेंड होते हैं, किसानों के दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स है वो अगर सॉइल में आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जो सॉइल को लूज करते हैं। जिस तरह से हम अपने सॉइल को लूज करते हैं वैसे वो भी हमारे सॉइल को लूज करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं जो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो हमारे मिट्टी में होने चाहिए, इसलिए हम लोग अपने मिट्टी को लूज करते हैं जिससे अर्थवर्म और माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो सके। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्नड एंड लूजनड। पर सॉइल, मिट्टी को टर्न और लूजन ऐसा क्यों चाहिए होता है, मतलब उसको हमको ऊपर नीचे और लूज क्यों करना पड़ता है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। आप लोगों ने अपने पहले के क्लास में पढ़े होंगे दैट सोइल कंटेन मिनरल। सोइल में जो है मिनरल्स कंटेन होता है, वाटर कंटेन होता है, एयर कंटेन होता है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें कंटेन होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अभी इसमें और दूसरा जो है वो कोई भी खराब प्लांट हो या फिर डेड एनिमल्स हो, वो सड़ के जो है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म में, वो सॉइल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको सड़ा देते हैं, मतलब डीकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में ले लेते हैं। इन दिस वे, इस तरह से वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है जो डेड ऑर्गेनिज्म से जो निकलते हैं वो रिलीज होकर मतलब निकल के वापस मिट्टी में ही आ जाते हैं। These nutrients are अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से हमारे प्लांट में आ जाते हैं और हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि प्लांट जो है जब जो न्यूट्रिएंट सॉइल में निकलते हैं इसका प्लांट वो एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट वो सारे न्यूट्रिएंट लेते हैं। जब प्लांट वो सारे जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, जब हम कोई मिट्टी को अच्छी तरह से लूज और कर देंगे, उसको ऊपर नीचे कर देंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छी तरह से अंदर तक आएगा। अगर वो कठोर रहेगा तो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से जो है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप। The process of loosening and turning of the soil is called tilling और ploughing। ये आपका ploughing और tilling का डिफाइन है। The process of loosening, वह प्रोसेस मिट्टी को लूज करना और ऊपर नीचे टर्न करना इफ द सॉइल को इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। ये आपके एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन ऑफ प्लफिंग, तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। ठीक है, इसके बाद है दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ। ये जो है वो प्लफ के दौरान यूज किया जाता है। प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लफ एक टूल्स है एक तरह का जो वुड और आयरन से बना होता है। ठीक है, तो इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर जो मिट्टी है वो एकदम सूखा पड़ जाता है तो इट में नीड वाटरिंग, तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है बिफोर प्लफिंग। प्लफिंग के पहले हम उसको पानी देंगे, इसके बाद हम उसको खुदाई करेंगे, ऊपर नीचे टर्न करेंगे और उसको लूज कर देंगे। द प्लफ्ड फील्ड में बी बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। उसमें जो है बड़े बड़े क्लम्प्स आते हैं जो मिट्टी में होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। हम ये ज़रूरी होता है कि हमको उस क्रम्स को अच्छी तरह से तोड़ देना, क्योंकि अगर वो इतने बड़े बड़े जो क्रम्स आते हैं मतलब पत्थर जैसे आप मिट्टी के गट्ठर होते हैं उसको हमको तोड़ के उसमें मिला देना चाहिए। इसके बाद लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग। इसके बाद हमको उस फील्ड को जो जिसमें हम लोगों ने क्रॉप किया है उसको अच्छी तरह से लेवल कर देना चाहिए। पहले हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से उसको टर्न कर दिया, ठीक है, उसको लूज कर दिया। इसके बाद हमको उसको अच्छी तरह से प्लेन यानी कि प्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उसको अच्छी तरह लेवल कर देना, मतलब एक हिसाब का कर देना चाहिए। लेवल जो है वो बेनिफिशियल होता है। आप जब उसमें कुछ बोओगे, आप समझ लो आपने उसमें वीट बोया है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। वो अच्छी तरह से उसको आप उसमें बो सकोगे और उसको अच्छी तरह से इरीगेशन का मतलब होता है पानी दे सकोगे। तो सोविंग और इरीगेशन दोनों में वो बेनिफिशियल है। लेवलिंग
ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। सॉइल को लेवल करना यानी कि उसको एक मात्रा में करना, वो जो है वो आपका लेवलर के हेल्प से होता है। लेवलर एक टूल्स है। समटाइम्स कभी कभी मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग के पहले जो है आप लोग को मैन्योर ऐड करना होता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये जो है वो सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स करने में काम आता है। द सॉइल इज मोइस्चर्ड बिफोर सोइंग। सोइंग से पहले जो हमारा जो सॉइल है वो उसको अच्छी तरह से करना होता है। इसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ये बिफोर सोविंग द सीड, मिट्टी को सीड को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. ये जो है वो अलग अलग प्रकार के टूल्स से यूज होता है। The main tools used for this purpose are प्लफ, होई एंड कल्टीवेटर। और ये इसमें के जो मेन टूल्स होते हैं, मेन हथियार, मेन टूल्स जो होता है वो आपका होता है प्लफ, होई और कल्टीवेटर। ये तीन जो है वो आपके मेन टूल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको पिक्चर दिया गया है फिगर 1.1 पे। प्लफ का फिगर आप लोग को दिया गया है, देख लो। प्लफिंग जो है वो इस तरह से होता है। ये प्लफ है, ये जो है हमारे ये वाला पार्ट उस वो है हमारा प्लफ सेफ्ट। ये वाला पार्ट जो है हमारा वो है प्लफ सैर, ठीक है। प्लफ सेफ्ट जो है वो यहाँ पे है और प्लफ सैर जो है वो यहाँ पे है, जिससे हमारे जो मिट्टी जो है किया जाता है। ये देखिए, दो बुलक को बांध के उसको किया जाता है। तो ये आपका प्लफ है जो खेती में यूज होता है। अब है आप लोग का प्लफ के बारे में। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। ये जो है आप लोग को एंशिएंट टाइम यानी पहले के जाने में देखने को मिलता होगा। टिलिंग करना यानी उसकी खुदाई करना मिट्टी को, एडिंग फर्टिलाइजर उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना टू क्रॉप यानी उसमें खाद यूज करना क्रॉप को, रिमूविंग द वीड्स, जो भी वीड्स होता है, वीड्स मतलब ग्रास होता है, ग्रास को निकालने में काम आता है, और टर्निंग द सॉइल मिट्टी को ऊपर नीचे करने में काम आता है। दिस इज मेड ऑफ वुड। ये जो है वो वुड से बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स ऑन अदर एनिमल। बुल जो होता है, बुल या फिर दूसरे एनिमल्स के पैर में, जो दो पैर में, पैर मतलब दो, कोई भी हमको दो बुल्स या फिर अदर एनिमल्स होंगे वो हमको पैर में उनको बांधना होता है। हॉर्सेस एंड कैमल्स भी आप ले सकते हो, हॉर्सेस के ले सकते हो, फिर कैमल ले सकते हो, बुल्स ले सकते हो, लेकिन दो चाहिए होते हैं। देखो यहाँ पे दो बुल्स हैं। इसके बाद इट इज कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ सैर। यहाँ पे इनको प्लफ सैर, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप का दिया रहता है प्लफ सैर, जो उनके यहाँ पे मिट्टी खोद रहा है नीचे जमीन पे। इसके बाद है there is a handle on one end of shaft, the other end is attached to a beam which is placed on bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. जैसे कि आपको फिगर 1.1 के ए में दिखाया जा रहा है। The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron plough nowadays. यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बीम जो ये दोनों बुल्स के बीच में यानी कि उनके सर के ऊपर रखा गया है, और ये आपका प्लफ सैफ्ट है जो दोनों बुल्स के बीच में रखा गया है, और ये आपका है प्लफ सैर जो यहाँ नीचे रखा गया है यानी कि उससे मिट्टी का टर्निंग हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा होई के बारे में। इट इज़ अ सिंपल टूल्स। ये एक सिंपल टूल्स है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, जो वीड्स यानी कि ग्रास, जो ग्रास को निकालने में काम आता है, एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, सोइल को लूज करने में काम आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड। ये बहुत मतलब लॉन्ग रोड होता है लकड़ी का, ऑन और आयरन होता है। ये जो आपका होता है होई वो वुड और आयरन से बना होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। ये एनिमल्स के दौरान खींचा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको होई का जो आपको
दिखाया जा रहा है। ये आपका बीम है, ये रोड है, ये हैंडल है, ये आपका हैंडल है और ये आपका ग्रिप है, सॉरी ये ग्रिप है। और इसके बाद ये आपका बेंट प्लेट है जहाँ से होता है, ठीक है, ब्लेड लाइक, जो दो एनिमल्स मतलब इसको एनिमल्स के दौरान खींचे जाते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लफिंग इज डन बाय कल्टीवेटर, ड्राइवन कल्टीवेटर। ये इसमें जो होता है ट्रैक्टर के दौरान ये किया जाता है प्लफिंग, जो जिन्हें हम कल्टीवेटर कहा जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। ये जो कल्टीवेटर है वो टाइम बचाता है, मतलब हमारे टाइम को सेव करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर 1.1 में 1 के सी में कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। कल्टीवेटर हो रहा है इसके मुताबिक ट्रैक्टर के, ठीक है। अब आपका आएगा सोविंग 1.4 में। सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि अगर आप कोई बीज बोओगे नहीं तो आपके फसल कैसे होंगे। बिफोर सोविंग के पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड healthy seed of a good variety are selected. Farmer prefer to use seed which give high yield. इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि सोविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, और सोविंग से पहले हमको क्लीन, हेल्थी और अच्छा हमको मतलब जो सीड होता है वो हमको ढूंढ के अच्छी तरह से उसको बोना होता है, सिलेक्ट करने होते हैं। क्लीन वो एकदम साफ़ सुथरा और हेल्दी होना चाहिए जो भी आप, वरना आप अगर क्लीन नहीं होगा या फिर हेल्थी नहीं होगा तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है आपने जो भी उगाया है वो वीक होगा। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। आप लोगों को अच्छी तरह से उसको सिलेक्ट करना होगा बिफोर सोविंग, बोने से पहले, बीज बोने से पहले। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सीड का सिलेक्शन। अब उसमें भी कुछ टूल्स आते हैं, कुछ मेथड आते हैं। One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seed float on water. यहाँ पे पहेली बोल रही है। एक बार मैंने अपने मम्मी को देखा था कि मेरी मम्मी जो है वो एक वेसल में सीड डाल रही है और उसके बाद उसमें पानी डाल के उसमें सीड डालती है। जो कुछ थोड़ी समय के बाद है, कुछ मिनट के बाद उसमें से जो सीड जो बीज है, जो जैसे चना वना जो भी उगाया होगा वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। फ्लोट मतलब उसमें ऊपर तैरने लगता है। जब वो ऊपर तैरने लगा तो मैं चौंक गया कि वो ऐसा ऊपर क्यों तैरने लगा पानी के ऊपर। टेक अ बीकर। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में आपको बताया जा रहा है टेक अ बीकर। आपको एक बीकर लेना है एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। पानी से उसको आधा भर दो। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट। उसमें वीट डाल दो, एक मुट्ठा भर के वीट डाल दो, सीड या फिर आप कोई बीज, वीट का जो बीज डाल सकते हो। एंड स्टीर वेल, थोड़ी देर रुक जाओ। वेट फॉर सम टाइम। इसके बाद आप देखो उसमें मतलब उसमें आपको क्या दिखता है, ऑब्जर्व करो। आर दिस सीड विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या उसमें से जो सीड है जो अभी अपने बीज डाले हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं यानी तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो जो आपने जो सारे सीड डाले हैं और जो ऊपर तैर रहे हैं वो लाइटर है, मतलब हल्का है, जो नीचे बैठा है पानी से। वाई, क्यों। वुड दे बी लाइटर, वो इतने हल्के क्यों है। डैमेज्ड सीड बिकम हॉलो एंड आर थस लाइटर। जो खराब जो सीड होते हैं, डैमेज हुए होते हैं जो सीड होते हैं, उनके पीछे कोई छेद होता है जिससे वो एकदम लाइट हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज गुड मेथड। ये अच्छा तरीका है फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये आपका एक अच्छा मेथड, एक अच्छा तरीका है जिससे आप लोग उसमें से अलग कर सकते हो गुड हेल्थी सीड और फ्रॉम खराब सीड में से आप अच्छा और क्लीन गुड और हेल्थी सीड आप अलग कर सकते हो। बिफोर सोविंग के पहले सोविंग के बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड। सोविंग से पहले आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है।
जैसे कि आप फिगर 1.2 में और 2 के ए और बी में आप देख रहे हो, ये आपका 1.2 का ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग, यानी कि पहले का मेथड है ये, जिससे सीड जो है डैमेज सीड में से अलग किए जाते थे। और ये आपका बी है 1.2 का, जो सीड ड्रिल की मदद से अलग किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स क्या होता है? द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनल। ट्रेडिशनल टूल्स जो थे, जो सोविंग सीड में काम आते हैं, वो एक फ्यूनल शेप का होता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्यूनल शेप का है। द सीड आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल। जो सीड होते हैं वो इस फ्यूनल में भरे जाते हैं। पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। यहाँ पे 2-3 पाइप ऐसे लगा देते हैं और उसमें कुछ सीड डाल देते हैं, और उसमें से पाइप में से वो सीड पास होता है। दिस एंड pierce into the soil and place seed there। और जहाँ पे ये जो फ्यूनल के पाइप लगाए जाते हैं, वहाँ पे ये सारे जो सीड है वो वहीं पे लग जाते हैं और उसी मिट्टी में वो लोग गड़ते हैं और वहीं पे आपका क्रॉप उगेगा। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है सोविंग का। इसके बाद है सीड ड्रिल। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर की मदद से होता है, जिससे बुआई के काम में आता है। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे और डिप्थ गहराई में ये जाता है। जो सीड हम लोग डालते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे आता है और गहराई तक जाता है। इट एंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोविंग। सोविंग से पहले जो सीड है वो अच्छी तरह से कवर हो जाता है सॉइल से। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। ये जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड को बचाता है बर्ड से, क्योंकि अगर बर्ड वो सीड देखेगी तो वो खा लेगी। तो उसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल के उसको ढक देते हैं। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल। बुआई जो होता है वो सीड ड्रिल के यूज से होता है। सेव्स टाइम भी सेव करता है और लेबर भी। अब यहाँ पे बूझो बोल रहा है, देयर इज ए नेसेसरी नियर माई स्कूल। नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वेर कैप्ड इन स्मॉल बैग। मैंने वहाँ पे देखा कि स्मॉल बैग में जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स रखे गए हैं। वाई आर दे कैप्ड लाइक दिस। वो इस तरह से क्यों रखे गए? तो पहली बोल रही है, सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट। कुछ प्लांट के जो सीड होते हैं, सच एस जैसे कि पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नेसेसरी। पहले वो नेसेसरी में ग्रो होता है। वैन दे ग्रो इनटू सीडलिंग। जब वो अच्छी तरह से सीडलिंग में ग्रोन हो जाता है तो दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड। उसका वो फील्ड में मैनुअली उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी। तो जो फॉरेस्ट में जो प्लांट होते हैं या फिर फ्लावरिंग जो होते हैं वो भी सबसे पहले नर्सरी में ग्रो होते हैं। इसके बाद वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant. These allows plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent over accordingly. हमको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्लांट ग्रो करने चाहिए। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अगर हम लोग प्लांट ग्रो करेंगे तो उनको काफ़ी मात्रा में उनको सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर मिलेंगे सोइल में। ठीक है, अगर हम सबको पास में ही ग्रो कर देंगे तो हमको उसमें से बीच में से कुछ जो प्लांट होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से सफिशिएंट मतलब काफ़ी मात्रा में उनको सनलाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं मिलता है। इसके बाद आते हैं आप लोग का एक्सरसाइज 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर खाद को यूज करना, उसमें ऐड करना। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा था प्रिपरेशन ऑफ सोइल सबसे पहले देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सोविंग का, और इसका हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ सीड, उसमें किस तरह से सिलेक्ट की जाता है सीड। अब हम देखेंगे उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर यानी कि खाद किस तरह से यूज किया जाता है। 2 प्रकार के खाद होते हैं, एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। हमको कुछ चीज़ उसमें सॉइल में ऐड करने होते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब
एक तरह का न्यूट्रिएंट मान लो, जिससे जो हमारा जो प्लांट होता है वो हेल्थी होता है, अच्छी तरह से वो ग्रोथ होता है, हेल्थी ग्रोथ होता है, जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर। और यहाँ पे बूझो बोल रहा है, आई सो अ हेल्थी क्रॉप ग्रोविंग इन द फार्म। मैंने देखा है कि खेती में हेल्थी क्रॉप जो है, हेल्थी क्रॉप जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। इन द नेबरिंग, हमारे पड़ोसी के फार्म में, द प्लांट वेर वीक, जो प्लांट है वो बहुत वीक है। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स? ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट से बेटर ग्रो होते हैं, मतलब अच्छा ग्रो होते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होता है, वो क्रॉप प्लांट को न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से सप्लाई मतलब पहुंचाता है। दिस न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये सारा जो न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट को ग्रोथ करने में जरूरी होता है। इन सर्टेन एरियाज, कहीं कोई भी एरियाज में फार्मर ग्रो crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallen. Imagine what happened to the nutrients. Continuous cultivation of crop make the soil poor in nutrients. अगर हम अच्छी तरह से कल्टीवेशन करते रहेंगे क्रॉप का, तो सोइल जो होता है पूर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर। जब कोई क्रॉप अच्छी तरह से, जैसे कि हम लोग रोज क्रॉपिंग करते हैं, डालते रहते हैं उसको, अच्छी तरह से क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उस क्रॉप का, तब भी उसको जो न्यूट्रिएंट है, सॉइल प्योर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में। तो हम जो फार्मर होते हैं वो उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, अपनी खेती में मैन्योर ऐड करते हैं टू रीप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, सॉइल को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट देने के लिए उसमें सॉइल को हम लोग मैन्योर प्रोवाइड करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर आप लोग मैन्योर अच्छी तरह से नहीं दोगे और काफ़ी मात्रा में उनको नहीं दोगे, तो आपका जो प्लांट है वो वीक हो जाते हैं। इसका जो आपका जो प्लांट का जो रिजल्ट आता है वो वीक आ जाएगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, obtained from the decomposition of plant और animal waste। मैन्योर जो है वो प्लांट, अगर कोई प्लांट आपका सड़ जाता है या फिर एनिमल के वेस्ट से बनाया जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। फार्मर जो है प्लांट को और एनिमल के वेस्ट को ओपन जगह, यानी कि खेती में कहीं खुली जगह पे, गार्डन में या फिर कहीं पे भी उसको रख देते हैं, जिससे वो सड़ जाता है और वो सड़ के मैन्योर बन जाता है। द डीकम्पोजिशन इज कस्ट बाय सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो जो डीकम्पोज होता है, जब वो सड़ता है तो किसकी मदद से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जीव जंतु है जो हमारे जो मैन्योर बनाने में हमारी मदद करता है। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड और एज ऑर्गेनिक मैन्योर। वो जब सड़ जाता है तब वो जो सड़ जाता है तब वो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6। आप लोगों ने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा। ये आपका है एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड। आप मूंग और चने का बीज लीजिए एंड जर्मिनेट देम, और उसको जर्मिनेट यानी कि उसको जमाइए। सिलेक्ट द 3 इक्वल साइज सीडलिंग। 3 इक्वल साइज का सीडलिंग करो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 खाली ग्लास लो और मतलब 3 वेसल्स लो। मार्क देम, उसको ए बी और सी लेबल करो। टू ग्लास ए ग्लास में ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल। थोड़ा सा एक ग्लास में थोड़े अमाउंट में सॉइल उसमें रखो। मिक्सड विथ अ लिटिल को डंग मैन्योर, उसमें थोड़ा सा मैन्योर डालो। इन ग्लास बी ग्लास में पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल यूरिया, और उसमें उतना ही सॉइल डालो और उसमें थोड़ा सा यूरिया मिक्स करो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी में उतने ही अमाउंट का सॉइल भरो विदाउट एडिंग एनीथिंग, बिना कुछ ऐड किए। नाउ प्योर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। इसके बाद आप लोग को सेम अमाउंट में उसको पानी डालो, अच्छी तरह से उनको सेम
अमाउंट में उसका ख्याल रखो। इन ईच ग्लास, हर एक ग्लास में, एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, और इसमें कोई एक प्लांट उगा दो, ठीक है, उसमें कोई भी एक प्लांट उगा दो। इसके बाद कीप देम इन अ सेफ प्लेस, और उसको एक सेफ प्लेस में रख दो। एंड वाटर देम डेली, और उसको रोज़ रोज़ डेली उसको वाटरिंग करते रहो। इसके बाद आफ्टर 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन बाद, ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करो, देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कैसी हुई। फिगर 1.3 के बी में आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग को देख रहे हो, यहाँ पे 3 ग्लासेस हैं। इसमें उन्होंने काफ़ी इतना, मान लो हम लोगों ने ये 3 ग्लास लिए, इसमें हम लोगों ने सेम अमाउंट में जो है वो सॉइल भर दिया। इसके बाद हमको एक में यूरिया भरना है, और एक में मैन्योर भरना, और एक में कुछ नहीं भरना है, सिर्फ ऐसे मिट्टी रखना है। इसके बाद हमको उसमें एक प्लांट उगा देना है, और इसके बाद आप लोग को देखना है कि वो प्लांट कैसा हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा लेवल जो हमने किया था, ये बी और ये सी। ग्रोविंग सीडलिंग विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर के साथ ये ग्रो हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला था, यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया था। ए में आप लोग को सिर्फ थोड़े से अमाउंट में सॉइल मिक्स करना है। एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ अ काउ डंग, आपको इसमें काऊ का, ए में आपको काऊ का डंग इसमें डाला था हमने, बी में हमने यूरिया डाला था, और सी में हमने कुछ नहीं डाला था। तो आप देख सकते हो सी वाला कितना, मतलब कितना वीक हुआ है और बहुत ही कम हुआ है सी। जबकि बी और ए देखो, तो ये आपकी एक्टिविटी थी जो आप कर सकते अपने घर पे भी। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस, क्या आप इसमें देख पा रहे हो कि जो आपने तीनों के तीन जो आपने ग्लास जो लेबल किए हैं वो सेम तरीके से हुआ है, क्योंकि आपने वाटरिंग और सीडलिंग तो एकदम सेम की थी। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसमें से कौन सा लेवल का जो ग्लास है वो अच्छा ग्रो हुआ है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और कौन सा ऐसा ग्लास है जो बहुत ही जल्दी में बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। ये 3 ग्लास में से, ए बी और सी में से। फर्टिलाइजर और केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर और केमिकल जो है वो हम लोगों ने आज उतना ही दिया था, अच्छी तरह से दिया था। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो अलग अलग कैसे हुआ, मतलब कोई कम और कोई ज़्यादा कैसे हुआ। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर के आपको कुछ एग्जांपल दिए जाए तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ठीक है। तो ये सारे जो केमिकल्स है, ये सारे जो सामान है वो फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए वाला जो है वो अच्छा तो हुआ है लेकिन उतना नहीं। बी वाला भी आप देख सकते हो सबसे अच्छा, बी वाला जो बी वाले का ग्रोथ सबसे अच्छा और सबसे फास्टेस्ट हुआ है। सी वाले का ग्रोथ बहुत कम हुआ है क्योंकि उसमें हम लोगों ने कुछ भी मैन्योर नहीं डाला था या फिर फर्टिलाइजर हम लोगों ने नहीं डाला था। इसके बाद है द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड अ फार्मर, फर्टिलाइजर का जो यूज होता है वो फार्मर की मदद करता है जिससे क्रॉप जो है वो बेटर ग्रोन हो। जैसे कि वीट, पैडी, मेज, इन सब में जो ये सारे जो क्रॉप है उनमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बट एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करोगे तो आपका जो सॉइल होता है वो एकदम लेस फर्टाइल हो जाता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी उसमें न्यूट्रिएंट नहीं बचता है, सिर्फ वो फर्टिलाइजर के मुताबिक रहता है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, लेकिन फर्टिलाइजर भी एक तरह का वाटर पॉल्यूशन ही है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी टू द सॉइल, हमको हमारे मिट्टी की फर्टिलिटी अगर बना के रखनी है तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप। तो आप क्या करो, अपने फील्ड में खुद से मैन्योर बनाओ और अपने क्रॉप को मैन्योर दो, क्योंकि फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है। द यूज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का यूज इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी।
मैन्योर का अगर आप यूज करोगे तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो भी अच्छी तरह से होता है, आपका वाटर भी वेस्ट नहीं होता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। अनोदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा अगर मेथड देखें सॉइल को न्यूट्रिएंट देने का तो क्रॉप रोटेशन होता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ये जो होता है वो अलग अलग क्रॉप को जो ग्रो करने में मदद करता है। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमिनस और एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। These help in the replenishment of the soil with nitrogen। ये जो है उसमें नाइट्रोजन की हेल्प से रिप्लेनिश होता है। फार्मर आर बीइंग इन एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस इन द प्रीवियस क्लासेस। पहले के क्लास में आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दिस आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट। ये जो होता है वो रूट के नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिक्स होता है। अब यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है टेबल 1.1 में आप लोग देख सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है फर्टिलाइजर, यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है मैन्योर। फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। जो डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, प्लांट के जो वेस्ट निकलते हैं कैटल डंग इन सबको सड़ा के बनता है, यानी कि हम ह्यूमन द्वारा बनता है और जो नेचुरली होता है ये। इसके बाद यहाँ पे आप ये जो है हमारा मैन्योर वो नेचुरली बनता है और ये जो फर्टिलाइजर वो मैन मेड के द्वारा बनाया जाता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्योर जो है वो फील्ड यानी कि मैदान में बनता है, खुली जगह में बनता है। इसके बाद है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो कुछ भी ह्यूमस जो है वो सॉइल में प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मैन्योर जो है वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है जो सॉइल को चाहिए होता है। 4 नंबर, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर जो है वो हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट को बहुत रिच बना देते हैं, लाइक जैसे न्यूट्रिएंट फास्फोरस और पोटेशियम हो गया। लेकिन मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। लेकिन मैन्योर जो है वो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है वो कम से कम रीच करती है। ठीक है, तो ये था आप लोग का प्लांट और मैन्योर का डिफरेंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये एग्जाम में पूछे जाए तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस दिया गया था फर्टिलाइजर और मैन्योर का। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है टेबल 1.1 गिवन द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, जो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया मैन्योर और फर्टिलाइजर का जो डिफरेंस है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर के एडवांटेज। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडरेड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो कंसिडरेड करता है बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो फर्टिलाइजर से अच्छा होता है, क्योंकि इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो होता है वो वाटर होल्डिंग मतलब वाटर का जो कैपेसिटी होता है हमारे सॉइल में वो बना कर रखता है, मतलब उसको बचा कर रखता है। इट मेक द सॉइल पोरस, ये हमारे मिट्टी को अच्छी तरह से पोरस करता है। ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, जिससे गैस जो है वो प्लांट्स में अच्छी तरह से पास हो और प्लांट हमारा अच्छी तरह से हो। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स का जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स को काफ़ी मात्रा में बढ़ाता है, जो हमारे प्लांट्स को हमारे जो सॉइल को चाहिए होता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये हमारे सॉइल का टेक्सचर भी जो है वो इम्प्रूव करता है, हमारे सॉइल का टेक्सचर भी अच्छी तरह से इम्प्रूव करता है। तो ये जो है हमको बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैन्योर होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर तो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड ही नहीं करता है, और वाटर जो होता है इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर भी बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है 1.6 जिसमें आप लोग को बताया जा रहा है इरिगेशन के बारे में। मैंने आप लोग को इससे पहले इरिगेशन के बारे में भी पढ़ाया था। इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन में आप लोग को बता रहा है कि
इरिगेशन जो क्रॉप को पानी देने में यानी वाटरिंग करने में मदद होता है। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए होता है जीने के लिए, है ना। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, पानी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड रूट, वाटर जो है वो प्लांट का जो रूट होता है वो एब्जॉर्ब करता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और जो पानी जो है वो मिनरल फर्टिलाइजर वो सब भी एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, प्लांट जो है वो 90% वाटर कंटेन करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज पानी जरूरी है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड का जो जर्मिनेशन होता है डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, क्योंकि अंदर जो सूख, अगर हमारी मिट्टी को अगर हम लोगों ने अच्छी तरह से पोरस नहीं किया है, वो अगर एकदम ऐसे काट है, तो हमारा जो सीड है वो अंदर ड्राई कंडीशन में वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमको सबसे पहले मिट्टी को पोरस करना था, जिससे हमारा जो पानी है वो अच्छी तरह से अंदर जाएगा। जब वो पानी अंदर जाएगा तो हमारी मिट्टी जो है अंदर से गीली हो जाएगी अच्छी तरह से। जब मिट्टी अच्छी तरह से अंदर से गीली हो जाएगी तो हमारा जो सीड है, हमारा जो बीज है वो अच्छी तरह से जर्मिनेट कर पाएगा। अब आप लोग को इसमें बताया जा रहा है वाटर इज एसेंशियल, सॉरी, न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर, हमारा जो न्यूट्रिएंट है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब मिल जाता है, एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट के हर एक पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, वाटर जो है वो क्रॉप को बचाता है बहुत दोनों से, फ्रॉस्ट और हॉट एयर से भी वो उसको बचाता है, क्योंकि पानी ठंडा होता है, हॉट एयर आएगा तो हमारे जो प्लांट को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ को वो मॉइस्चर से भी मेंटेन करता है। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, इसलिए हमको हमारी खेत को अच्छी तरह से रोज़ रेगुलरली वाटरिंग करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको अच्छी तरह से पानी नहीं देंगे हमारा जो प्लांट है वो सूख जाएगा, हमारी मिट्टी भी अच्छी तरह से पोरस नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सोविंग से पहले उसको पोरस करते हैं, उसको अच्छी तरह से टर्न और लूजन करते हैं। इसलिए हमारा पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब आता है आप लोग का द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन को भी अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो पानी को अच्छी तरह से क्रॉप को अलग अलग तरीके से जो डिफरेंट इंटरवल्स को रोज रेगुलरली उसको इंटरवल से पानी देना जो होता है उसको हम कहते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरियस, जब जब धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो उसका जो क्रॉप का जो इरिगेशन है वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन, क्रॉप से क्रॉप, सॉइल से सॉइल, मतलब मिट्टी तो मिट्टी, और सीजन वाइज हमको उसको पानी देना चाहिए। इन समर में द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अब आप मुझे ये बताइए, गर्मी के सीजन में आप लोग को भी ज़्यादा प्यास लगती होगी, है ना, तो हमको समर सीजन में जो प्लांट्स को अच्छी तरह से और ज़्यादा वाटरिंग देना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जब समर का सीज़न होता है तो सनी सीज़न होता है, धूप ज़्यादा पड़ती है, और जब धूप ज़्यादा पड़ती है तो हमारी मिट्टी जो है वो सूख जाती है, इसलिए हमको रोज़ ज़्यादा पानी देना होता है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, क्योंकि इसमें जो है इवापोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज बढ़ जाता है ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। यहाँ पर बूझो बोल रहे हैं, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। अब इस साल से मुझे बोल रहा है कि इस साल से मैं भी बहुत केयरफुल हो जाऊंगा प्लांट को पानी देने में। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड एंड अप एंड डाइड। लास्ट समर मतलब कि जब गर्मी का सीजन था तो मेरा जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा सूख गया था और एकदम मतलब मुरझा गया था। अब यहाँ पे आपका आता है आपका सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ फॉर इरिगेशन आर, इरिगेशन के सोर्सेज हैं वेल, ट्यूबवेल, पोन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। इरिगेशन कहाँ से होता है? आप कुएं में से दे सकते हो, ट्यूबवेल में से दे सकते हो, पोन्ड, लेक हो गया, रिवर हो गया, डैम्स और कैनाल्स, यही सबसे तो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस तरह से पानी दिया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले का जो मेथड है इरिगेशन के, द वाटर इज अवेलेबल, पहले
एंशियंट टाइम में पहले जो क्रॉप को वाटरिंग कैसे किया जाता था, पानी जो है वो वेल हो गया, ट्यूब वेल हो गया, लैक हो गया, कैनाल्स में जो पानी होता है उसी में से वो लोग पानी निकाल के जो डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इनटू द फील्ड, अलग अलग चीज़ से अलग अलग तरीके से वो लोग उसमें से पानी निकाल के क्रॉप को फील्ड को अपने अपने क्रॉप को देते थे. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो these methods are cheaper but less efficient the various traditional ways are. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोट, पुली सिस्टम, चैन पंप हो गया, ढेलकी हो गया और राहत जो लेवलर सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपका मोट सिस्टम है. ये सब ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि पहले के ज़माने में जिस तरह से पानी दिया जाता है वो आप लोग को बताया जा रहा है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से ये मोट है, मोट सिस्टम है, इस तरह से पानी दिया जाता था. ये कुआं है, उसमें से पानी निकाल रहे हो, ये देखिए यहाँ पे पानी दे रहे हैं जिससे कुछ लगा होगा पाइप है जिससे यहाँ पे हर प्लांट के बीच में पानी जाएगा. इसके बाद है आप लोग का चैन पंप, मोट चैन पंप है. ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, इस तरह से पानी हर सब जगह जा रहा है. ये आपका ढेलकी सिस्टम है. इस तरह से पानी देखो यहाँ पे इस क्रॉप को इस तरह से कर दिया है उन्होंने और ये टंकी में से पानी निकाल रहे हैं. ये आपको यहाँ पे एक लकड़ी बांध दिया जिससे बाल्टी में पानी भर जाता है और इनको निकाल के रखना नहीं होता है. तो ये इस तरह से पानी डाल देंगे क्रॉप में. और इसके बाद आता है आप लोग का राहत. राहत में देखो क्या होता है, एक बुल को बांध देते हैं इस तरह से और उसको जो पानी इसमें आता रहेगा ये नीचे से और ये जो है वो इस तरह से घूमेगा, तो जो क्रॉप में जब वो घूमेगा तो हर जगह इसको पानी मिल जाएगा क्रॉप को. तो ये था आपका 4 सिस्टम, मोट, चैन पंप, ढेलकी और राहत. ठीक है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम के 4 मेथड थे. पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप. पंप को जो रन करने, पंप को चलाने के लिए, उससे पानी निकालने के लिए हमको डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी की जो यूज पड़ती थी पंप को चलाने के लिए. अब मॉडर्न मेथड, आज के ज़माने का जो इरिगेशन है वो इस तरह से होता है. देखो, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो. अभी के ज़माने का जो इरिगेशन है, जो पानी के देने का जो मेथड है वो बहुत यूज़फुल हो गया है. मतलब हम बहुत उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा टाइम का बचत भी होता है और अच्छी तरह से उसमें वाटरिंग भी हो जाता है. देखो, सबसे पहले आप लोग को बताया जा रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम. यहाँ पे आप लोग को फोटो दिया गया स्प्रिंकलर सिस्टम का. पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो हमको इसमें समझ में आ जाएगा. दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड विच सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. इसमें क्या होता था, अनइवन लैंड जिनको सफिशियंट वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता था. द परपेंडिकुलर पाइप्स, इसमें जगह जगह परपेंडिकुलर पाइप लगा दिए हैविंग रोटेटिंग नोजल्स और घूमने वाले नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन. और उसको मेन पाइपलाइन से उसको ज्वाइन कर दिया एट रेगुलर इंटरवल, रोज रोज इसको पानी देने के लिए. व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी उसमें से फ्लो होगा, मतलब जब पानी उसमें से जाएगा थ्रू द मेन पाइप से जब पानी जाएगा तो अंडर प्रेशर से विद द हेल्प ऑफ पंप के दौरान इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, और रोटेटिंग नोजल के दौरान इट गेट स्प्रिंकलर. ये जो है वो स्प्रिंकलर का मतलब होता है छांटा जैसे पानी निकलता है ना वैसे ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग. जैसे बारिश होती है ना उसी तरह से पानी निकलेगा, जैसे ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है. स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन. ये सब जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशन और सेवरल क्रॉप के लिए बहुत यूजफुल होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेन पाइपलाइन है वहाँ से ऐसे पाइप जाएंगे और यहाँ पे जगह जगह पर ऐसे पाइप लगा दिए गए हैं ऐसे क्रॉप के बीच में. देखो ये क्रॉप है, क्रॉप के बीच में यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे पाइप लगा दिए गए हैं और ये यहाँ पे इस तरह से मेन पाइप से इसको ज्वाइन कर दिया गया है. या मेन पाइप से, और यहाँ पे आप लोग को एक रोटेटिंग नोजल्स लगा दिए. रोटेटिंग नोजल्स यानी कि यहाँ पे ऐसा पाइप लगाने के बाद ये जो पानी है वो इस तरह से ऐसे घूमता रहेगा जिससे ये सारी जगह जो है वो पानी इस तरह से जाएगा. जब पानी इस तरह से जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है. बारिश कैसे होती है, छांटे पड़ते हैं तब, है ना. बारिश अलग हर जगह अच्छी तरह से होती है. तो इस तरह से जो है वो फील्ड में जो है रोटेटिंग नोजल की वजह से वो घूमता रहेगा और सारे जगह क्रॉप को पानी मिलता रहेगा. इससे क्या होगा,
हर जगह पानी मिलता रहेगा और रेन ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रही है और इनको हर जगह पानी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो था ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में यानी कि एज इट इज़ रेनिंग होता है उस तरह से जगह जगह पे इस तरह से पाइप लगा देंगे और इसमें से पानी निकलेगा, ऐसा लगेगा जैसे बारिश हो रहा है। इसके बाद आपका आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में आप लोग को बताया जा रहा है, ये आपका सेकंड है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ये आपका ड्रिप सिस्टम का फोटो है। इन दिस सिस्टम, ये सिस्टम है द वाटर फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इसमें जो होता है पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद करके निकलता है और डायरेक्टली रूट के पास जाता है। इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो इसके लिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ड्रिप सिस्टम मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें पानी निकलता है। ये जो है बेस्ट टेक्निक है फ्रूट या फिर प्लांट गार्डन ट्रीज इन सबको वाटरिंग करना। तो इससे जो होता है वाटर भी वेस्ट नहीं होता है इन द बून इन द रीजन वेर वेरी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज फूड। इससे जो है बूंद बूंद कर करके इसमें पानी निकलता है और रूट के सीधे प्लांट्स के रूट के पास जाता है। इसके लिए इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, ये पानी यहाँ पे ये वेल है, यहाँ पे आपको पाइप सेट कर दिया गया है और फिर यहाँ पे ये देखो यहाँ नीचे से आप लोग को सेट किया है, ये देखो इससे जो है वो पानी डायरेक्टली यहाँ पे गिरेगा और रूट के पास जाएगा, यहाँ पे गिरेगा रूट के पास जाएगा। इस तरह से हर जगह ऐसे तरह से सेट कर दिया गया, आप देख सकते हो। तो इस तरह से सेट कर दिया गया जिससे जो प्लांट्स के डायरेक्टली सिर्फ रूट के पास जाएगा और अच्छी तरह से प्लांट्स रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये था आप लोग का स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का बारे में। हम लोग जो है 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग को हमारे पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।